अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी ज़िशान अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो क्लास आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपके सामने है। द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय बोथ द प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। इसमें बोथ पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है अपनी लाइक लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना, तो इसे हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब ये दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हो जाता है। अगर कोई पार्टी इसे मिस कर देती है देन उस टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता। तो दोनों पार्टीज़ का इसको परफॉर्म करना ज़रूरी है। और इसमें आगे फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल प्रॉमिस का मतलब ये है कि इसमें एक प्रॉमिसर होगा और एक प्रॉमिसी होगा जो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे। इसे हम सिंगल प्रॉमिस का नाम देते हैं। और सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस में प्रॉमिसर एक से ज़्यादा होगा और प्रॉमिसी भी एक से ज़्यादा होगा, तो इसे हम जॉइंट प्रॉमिस का नाम देते हैं और वो जॉइंटली अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करेंगे। तो क्लास अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सिंगल प्रॉमिस को और उसके बाद जॉइंट प्रॉमिस को। सबसे पहले सिंगल प्रॉमिस की डेफिनेशन आपके सामने है। सिंगल प्रॉमिस वो प्रॉमिस होता है जिसमें वन प्रॉमिसर और वन ही प्रॉमिसी इन्वॉल्व होंगे, उसे हम सिंगल प्रॉमिस का नाम देते हैं। और सिंगल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है डिमांड फॉर परफॉर्मेंस। डिमांड फॉर परफॉर्मेंस ये कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए डिमांड कर सकते हैं या फोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला पर्सन है इसमें प्रॉमिसी। प्रॉमिसी वो पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में बराबर का शरीक होता है और इसके अलावा कोई और किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए डिमांड कर सके या फोर्स कर सके। कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इंगेज नहीं होगी, सिवाय प्रॉमिसी के कोई डिमांड नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से। सेकंड पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इन केस अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसके अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को फुलफ़िल करने का कह सकते हैं। तो अगर तो वन साइडेड ट्रांजैक्शन हो गई है और एक एंड पे एक ऑब्लिगेशन बाकी है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फोर्सफुली वो चीज़ या लीगली वो चीज़ करवा सकते हैं, तो उनको तब ये राइट शिफ्ट हो जाता है। डिमांड फॉर परफॉर्मेंस में लास्ट पॉइंट है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तब फरीक बनती है जब ट्रस्ट का मामला हो। अगर ट्रस्ट के अंडर में लाइक ट्रस्ट के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या असाइनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, देन इन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर थर्ड पार्टी शरीक बन सकती है और अकॉर्डिंगली जो है वो डिमांड कर सकती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले है प्रॉमिसर। प्रॉमिसर वो पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं ये चीज़ या ये अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करूँगा और उसको ये करना भी चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो ये अपना कंसेंट शो करता है कि मैं इस चीज़ को फुलफ़िल करूँगा। तो उसमें अगर तो वो लाइक इस केस में अपनी पर्सनल स्किल्स की कहीं पे बात होती है या टेस्ट की बात होती है तो वो उसे चाहिए वो वहाँ पर वो काम खुद करेगा, वहाँ पर उसे कोई एजेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर कोई लाइक पर्सनल स्किल्स की बात नहीं है, कोई टेस्ट की बात नहीं है, वहाँ पर वो एजेंट हायर कर सकता है। तो इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसे डिसेबिलिटी हो जाती है देन प्रॉमिसर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है एजेंट। एजेंट की सर्विसेज तब ली जाती हैं जब कहीं पे कोई पर्सनल स्किल्स की बात नहीं होती, किसी या टेस्ट की बात नहीं होती, वहाँ पर एजेंट से प्रॉमिसर सर्विस ले लेगा और ये प्रॉमिसी के बिहाफ पे लेगा। और मतलब इसमें कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स का मामला नहीं है। लेट्स सपोज अगर वो अपने एजेंट को कह देता है कि ये गुड्स हैं मेरे बिहाफ पे
ये गुड्स सेल कर दे, तो वो उसके बिहाफ पे उसकी एक्टिविटी को या उसकी परफॉर्मेंस को फुलफ़िल कर देगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इन केस लाइक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे वो एक्टिविटी या वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर वहाँ पर पर्सनल स्किल्स की बात आती है या टेस्ट की बात आती है, वहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर अगर मामला कोई सिंपल नोयत का है और गुड्स एंड सर्विसेज की बात है, वहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवा सकता है। तो लाइक मरने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ही उसके मामला देखेगा और इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सबसे लास्ट पॉइंट है थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी उस सिलसिले में या उस केस में इंगेज हो सकती है जब प्रॉमिसी को कोई एतराज़ नहीं है थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस से, देन थर्ड पार्टी एक्ट को परफॉर्म कर सकती है और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो ओब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करवा सकती है। अगर प्रॉमिसी को एतराज़ होगा, देन थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती वो कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट है जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस की डेफिनेशन आपके सामने है। जॉइंट प्रॉमिस इन्वॉल्व्स 2 or more persons entering into a joint agreement with 1 or more persons। इसमें 2 से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट करेंगे जॉइंटली, किससे? एक या एक से ज़्यादा लोगों से। इसे हम जॉइंट प्रॉमिस का नाम देंगे। तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं डिमांड को परफॉर्मेंस को फुलफ़िल करने के लिए या डिमांड करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें भी प्रॉमिसी हाईलाइटेड है। प्रॉमिसी एक या एक से ज़्यादा होंगे, देन क्या होगा? उसमें भी इसी तरह से है कि वो जॉइंटली डिमांड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की फुलफ़िलमेंट के लिए। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस तरह से नहीं है कि पहले उसके साथ एक पार्टी के साथ किया गया फिर दूसरी पार्टी के साथ किया गया। ये जॉइंट एग्रीमेंट है, ये एक साथ जो है तय पाया है और इसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो डिमांड की गई है वो भी सेम टाइम में और सेम वेन्यू पे की गई है। तो ये जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें भी प्रॉमिसी सब मिल के डिमांड कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को फुलफ़िल करने का कह सकते हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी गिवन है। A borrows ₹2 lakh from B and C. Only B and C can demand the performance jointly. तो इसमें क्लियर हो गया कि वो दोनों मिल के ही अपनी परफॉर्मेंस को फुलफ़िल करने का कहेंगे और वो जॉइंटली उसे ये डिमांड कर सकते हैं कि वो अपने जो उसने कर्ज लिया है वो उसे वापस करें। और सेकंड पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। जॉइंट प्रॉमिस में जब भी किसी प्रॉमिसी की डेथ हो जाएगी, उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है और उस राइट के लिए और उस परफॉर्मेंस को फुलफ़िल करने का कह सकता है। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज सब प्रॉमिसीज जितने भी प्रॉमिसीज थे इन सब की डेथ हो गई है, तो उनके बिहाफ पे सबके बिहाफ पे उनके जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मैदान में आएंगे और वो डिमांड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की फुलफ़िलमेंट के लिए। इसके बाद सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट है ऑल प्रॉमिसर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, सारे जितने भी प्रॉमिसर हैं वो सब मिल के इसको फुलफ़िल करेंगे और पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी एक बंदे की भी इंटेंशन रॉन्ग हो, सबकी इंटेंशन होगी कि वो इसे फुलफ़िल करें। और अगर इन केस किसी एक प्रॉमिसर की डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस परफॉर्मेंस को या उस एक्टिविटी को फुलफ़िल करेगा। और इसी तरह से अगर सब प्रॉमिसर्स की डेथ हो गई है, जितने भी ओरिजिनल प्रॉमिसर्स हैं इन सब की डेथ हो गई है, तो इन सब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट है एनी वन ऑफ प्रॉमिसर। तो एनी वन ऑफ प्रॉमिसर में ये हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉमिसी ये डिमांड कर सकता है कि इन सब प्रॉमिसर में से फ़लाँ जो है प्रॉमिसर
वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करे। तो इस तरह से भी हो सकता है, वो मजबूर कर सकता है कि ABCD में से फ़लाँ पर्सन है वो जो है मेरा कर्ज़ अदा करे। तो इस तरह से जो है वो उनमें से एक पर्सन जो है वो उसे उस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। तो अगर इन केस अगर ओरिजिनल जितने भी डेटर्स हैं इन सब की ओरिजिनल डेटर की अगर डेथ हो गई है, तो जो प्रॉमिसी है वो जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी बाकी डेटर्स हैं, उनसे अपना डेट रिकवर कर सकता है, या उनमें से किसी एक को भी मजबूर करके और अपनी अमाउंट को रिकवर करवा सकता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट है डिमांड ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर तो इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई, अगर प्रॉमिसी ने एक पर्सन को मजबूर किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करे, तो उसमें फ़र्दर आगे प्रॉमिसर आपने जितने भी सब बाकी जो साथी हैं, प्रॉमिसर जितने भी रिमेनिंग प्रॉमिसर हैं, उनको वो भी कंपेल कर सकता है इस कर्ज को फुलफ़िल करने के लिए या इस एक्टिविटी के अंदर बराबर कंट्रीब्यूशन ऐड करने के लिए। तो उसको भी ये राइट हासिल है कि वो जितने भी उसके साथ के लोग हैं, जितने भी प्रॉमिसर हैं, इन सब को अपने साथ लाए और उनका भी बराबर का कंट्रीब्यूशन ऐड करवा के ये जो लोन लिया है या जो एक्टिविटी की है इसको परफॉर्म कर दे। फोर्थ पॉइंट है डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉमिसर में से एक प्रॉमिसर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका हिस्सा है वो बाकी 2 या 3 में डिवाइड हो जाएगा और उसकी कंट्रीब्यूशन भी बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें बाकी प्रॉमिसर को करनी पड़ेगी। तो बाकी प्रॉमिसर फिर उसका भी शेयर खुद डिवाइड कर लेंगे और उसकी पेमेंट भी खुद करेंगे। इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। तो इसमें लास्ट पॉइंट है रिलीज़ ऑफ प्रॉमिसर। तो जॉइंट प्रॉमिस में अगर एक प्रॉमिसर ने अपनी लायबिलिटी फुलफ़िल कर दी है, तो वो यानी कि लाइबल नहीं हो सकता इन फ्रंट ऑफ प्रॉमिसी। उसने अपनी क्योंकि लायबिलिटी को फुलफ़िल कर दी है, तो उसकी लायबिलिटी उसके अकॉर्डिंग फुलफ़िल होगी, बट अपने जो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर प्रॉमिसर हैं उनके सामने उसकी लायबिलिटी फुलफ़िल नहीं हुई। वो अभी भी उसे कंट्रीब्यूट करने के लिए कह सकते हैं। इनमें से अगर रिमेनिंग लाइक प्रॉमिसर में से एक प्रॉमिसी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, देन वंस अगेन वो उसे कंपेल करेंगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन उसके बिहाफ पे दी जाए। तो इस तरह से जो है अगर एक प्रॉमिसर रिलीज़ हो सकता है तो वो इन फ्रंट ऑफ प्रॉमिसी होगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ प्रॉमिसर नहीं हो सकता। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देना टू थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी को आप रेफ़र कर देते हैं आपके जितने राइट्स या आपकी जितनी ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये दो तरह से हो सकती है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। इसमें आगे फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ की। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ अगर इसमें बात कहीं पर्सनल स्किल्स की या क्वालिफ़िकेशन की है तो हम इन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये हमें ये राइट हासिल नहीं है कि हम इन्हें फर्दर आगे किसी को फॉरगो कर दें। और इसी तरह से अगर कोई प्रॉमिसर है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो आगे फर्दर असाइन नहीं कर सकता। वो अपनी निगरानी में और अपनी प्रेजेंस में उसको फुलफ़िल करवा सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी को रेफ़र कर दे और थर्ड पार्टी जो है वो जानती नहीं है प्रॉमिसी को, तो इसमें इस तरह से नहीं होगा। वो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असाइन नहीं कर सकते। तो इसमें ज़िम्मेदारी है प्रॉमिसर की, वो उसकी जो भी अगर उसकी डेट है या उसकी कोई अमाउंट है वो उसे खुद अपनी मौजूदगी में ये रिकवर करवा देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तो अगर राइट्स या बेनिफिट पर्सनल नेचर के हैं तब ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है देन वो क्लेम असाइन हो सकता है, और इसके लिए भी जो है वो नोटिस देना पड़ेगा डेटर को कि इसमें मोस्टली ऐसा होता है बैंक्स को आप इंगेज जब करते हो
और चेक्स देते हो अपने डेटर को कि फ़लाँ दिन या फ़लाँ टाइम में ये पेमेंट हो जाएगी, तो उस बिहाफ पे आपका असाइनी, आपका बैंक जो है वो आपकी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से लाइक उसे ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो आपकी डीलिंग को फुलफ़िल करे। तो इस तरह से पार्टीज़ के बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तब। इसके बाद सेकंड है असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो इस केस में जितने भी राइट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी असाइनी को शिफ्ट हो जाएंगी। अगर कहीं पर बात है पर्सनल स्किल्स की तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हो जाएगा, और जैसे ही लाइक प्रॉमिसर की डेथ होगी तो वहीं पे लाइक स्टॉप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इंसॉल्वेंसी। अगर किसी पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक पार्टी है, कोई एक प्रॉमिसर है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जितनी भी राइट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंगली, जो उसके अलावा जो उसका असाइनी होता है उसे। तो इस तरह से ये बोथ वेज से जो है वो आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ थर्ड पार्टी को मूव हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन आपके सामने है, प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस, और इसके कुछ रूल्स हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस के। सबसे पहला रूल है म्यूचुअल एंड कंकरेंट। म्यूचुअल एंड कंकरेंट का मतलब है कि बोथ पार्टीज साइमल्टेनियसली अपनी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगी और उसके बाद ये प्रॉमिस फुलफिल होगा। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ए बी को तब गुड्स डिलीवर करेगा जब तक बी उसे प्राइस पे नहीं करता। उसके बाद सेकंड है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में कोई पार्टी वेट नहीं करेगी, जो एक पार्टी है वो अपनी एंड पे अपनी ट्रांजैक्शन या अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर लेगी, उसके बाद वो सेकंड पार्टी का वेट नहीं करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा तो इजी रहेगा इस प्रॉमिस को फुलफिल करने में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल है कि ए एग्री करता है बी से कि मैं उसे इतनी प्राइस पे उसे घर की कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, और अब ए ने प्रॉमिस कर लिया तो ए ने सबसे पहले घर बना के देना है और उसके बाद बी जो है पेमेंट करेगा उसे। तो ये म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस हम इसे कहते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को अपने प्रॉमिस या अपनी परफॉर्मेंस को करने से रोकती है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा वहीं पे, वहीं जहाँ पर प्रिवेंशन आ जाती है। तो इसमें ये होगा कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है, मतलब उन्होंने तैयारी की हुई थी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, तो जो लाइक उनको इस पर कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, तो या जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं जो लॉस हुआ वो लॉस जो है वो दूसरी पार्टी या प्रॉमिसी उसे पे देगा और कंपनसेट करेगा। तो इस तरह से जो है ये प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ तय हो जाएगा। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर किसी स्टेज पर कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई एक पार्टी इनकार कर दे या उससे लाइक प्रिवेंशन का कह दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वाइडेबल हो जाएगा और उस पार्टी को जो अगली पार्टी है उसका लॉस देना पड़ेगा। मतलब ये है कि प्रॉमिसर का लॉस जो है वो बेयर करेगा प्रॉमिसी, जब अगर वो उसे प्रॉमिसी रोकता है परफॉर्मेंस को लाइक ना करने से तो वो अगली पार्टी का लॉस भी बेयर करेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन एंड डिपेंडेंट। तो इसमें जब प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाता है तो उसकी प्रायर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। लेट्स सपोज अगर प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ने अगर कोई पहले आपसे कोई ट्रांजैक्शन की है या कोई पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो उस प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में उसने अपनी जितनी भी लीगल ओब्लिगेशंस हैं टाइमली फुलफिल की हैं या नहीं की, इसे हम कंडीशनल कह सकते हैं और डिपेंडेंट कह सकते हैं। तो अगर प्रॉमिसर लाइक पहले ही आपसे वादा कर चुका है और पहले ही वो नाकाम हो गया अपनी लाइक प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, तो इसके लिए ये होगा कि वो कंपनसेट करेगा। अगर कोई प्रॉमिसी का लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे वो कंपनसेट कर सकता है और करना भी चाहिए। तो इसे हम कंडीशन एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल प्रॉमिसेस।
तो अगर कोई पर्सन आपसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस करे जिसमें फर्स्ट प्रॉमिस टू सम हाउ लीगल है और उसका जो सेकंड जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है वो इलीगल है, तो फर्स्ट जो उसका पार्ट है वो कंसीडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और जो सेकंड उसका पार्ट है जो इलीगल है वो वाइड एग्रीमेंट कंसीडर होगा। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस लीगल और लीगल को कंसीडर किया जाएगा और इलीगल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट है अल्टरनेट प्रॉमिस। अल्टरनेट प्रॉमिस वो होते हैं जिसमें एक अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें भी अगर आपका एक प्रॉमिस लीगल है और उसके साथ रेसिप्रोकल अदर जो प्रॉमिस है वो इलीगल है, तो आप लीगल प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकते हैं और इलीगल प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो ये थी कुछ लाइक रेसिप्रोकल प्रॉमिस और उसके कुछ रूल्स जो हमने डिस्कस किए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट है विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब ये है कि प्रॉमिसी के एंड से कोई टाइम उसने टाइम के लिए नहीं कहा कि फ़लाँ टाइम में ये चीज़ें मुझ तक पहुँचा दें। इसमें प्रॉमिसर ने अपनी तरफ से उसे रीज़नेबल टाइम के अंदर वो चीज़ें पहुँचानी है और ये उसके एंड पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीज़नेबल टाइम के अंदर उसे वो चीज़ें पहुँचाए, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। इसमें हम एग्जांपल कोड कर सकते हैं पेरिशेबल गुड्स की, कि पेरिशेबल गुड्स ऑलरेडी पता होता है प्रॉमिसर को कि इतने दिन बाद ख़राब हो जाएंगी, तो वो उसे चाहिए कि वो रीज़नेबल टाइम के अंदर उनकी डिलीवरी करे। सेकंड पॉइंट इसमें है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का तय पाया है और उसमें एक दिन का डिसाइड हुआ है कि फ़लाँ दिन को ये आपकी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से ये प्रॉमिस किया है, तो उसे चाहिए कि वो रीज़नेबल या स्पेसिफाइड बिजनेस आवर्स के अंदर उस तक उसकी चीज़ें पहुंचा दे। ये नहीं कि रात के 12 बजे उसे वो चीज़ें पहुंचा रहा है, तो इसमें बिजनेस आवर्स लाजमी कंसीडर होंगे, अदरवाइज़ वो ट्रांजैक्शन या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर लाइक प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि स्पेसिफाइड डे के अंदर और ये ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म करनी है, और इसमें अब वो प्रॉमिसर ने जो है वो गुड्स सप्लाई कर दी है, लेकिन प्रॉमिसी ने ये नहीं बताया कि किस जगह जी वो सप्लाई करनी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रॉमिसी को चाहिए कि वो ऑलरेडी तयन कर रखे उस जगह का, जिस जगह वो सप्लाईज़ को अनलोड करवाना है उस जगह का प्रॉपर तयन कर रखेगा, और उसके बाद वो विद इन बिजनेस आवर्स के अंदर ही ये ट्रांजैक्शन फुलफ़िल हो जानी चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का ख्याल रखना चाहिए बोथ हैंड से। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं है तो यूजुअली एक पार्टी को उसमें इनिशिएट लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रीज़नेबल प्लेस। रीज़नेबल प्लेस का मतलब ये है कि अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हुआ है और उसमें जगह डिसाइड नहीं हुई प्रॉमिसी के एंड से, तो प्रॉमिसर को चाहिए वो रीज़नेबल प्लेस पे वो चीज़ें डिलीवर कर दे, ताकि वहाँ से वो इजीली लोड करके अपने गोडाउन में या अपने वेयर हाउस में उसे ले जा सके। तो इसमें ये भी ख्याल रखा जाएगा आप प्रॉमिसर के एंड से कि उसे किसी ऐसी जगह पे नहीं प्लेस किया जाएगा जहाँ से प्रॉमिसी को मुश्किल हो वो चीज़ें लोड करने में, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें लास्ट पॉइंट है प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो प्रॉमिसी है वो कहीं भी आपको कह सकता है, कोई भी तरीका अडॉप्ट कर ले या कोई भी वक्त का तयन वो सैंक्शन कर सकता है, वो आपको लिख के दे सकता है या बता सकता है, या कोई भी कम्युनिकेशन का वे अडॉप्ट करके वो अपना वे फॉरवर्ड आपको बता सकता है। तो इसमें उसकी पावर्स होती हैं, जिस तरीके से चाहे आप को ये प्रॉमिसर को ये बता सकता है कि इस तरीके से जो है मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉमिसर को अगर रीज़नेबल लगेगा तो वो मेथड अडॉप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म नहीं करना चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा और वो जो कंपनसेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है बोथ पार्टीज़ के लिए जो है वो स्पेसिफाइड टाइम बहुत ज़रूरी है अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करने के लिए,
और विद इन रीज़नेबल टाइम के अंदर अपने एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें फर्दर आगे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है टाइम इज़ ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब ये है कि विद इन रीज़नेबल टाइम के अंदर एक पार्टी को या एक प्रॉमिसर को अपनी जो है प्रॉमिस को फुलफ़िल करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो नहीं करेगा, टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा और वो टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद अगर उसने कोई गुड्स डिलीवर किए हैं या अपनी सर्विसेज दिए हैं या अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है, तो वो कंसीडर होगा वॉइड। तो इससे बचने के लिए उसे चाहिए कि वो रीज़नेबल टाइम के अंदर अपनी गुड्स की डिलीवरी करे। इसमें सेकंड पॉइंट है टाइम इज़ नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है वक्त का कोई तयन नहीं है, और अगर प्रॉमिसर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के में लेट भी हो जाता है तो प्रॉमिस ही उसे एक्सेप्ट करेगा उस डिलेड परफॉर्मेंस को। हाँ, उसका एक तरीका हो सकता है, अगर डिले हो जाती है परफॉर्मेंस और प्रॉमिस ही कोई लॉस होता है तो उसकी कंपनसेशन उसे पे करनी पड़ेगी प्रॉमिसर को उसकी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। और ये जो डिले हुआ है ये रीज़नेबल डिले होना चाहिए, कोई इसमें कोई कोई बात झूठी नहीं होनी चाहिए। एक रीज़नेबल जो है रीज़न की वजह से ये डिले आया है। अगर तो वो रीज़नेबल डिले है तो ठीक है, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर रीज़नेबल नहीं है तो प्रॉमिसी के एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड भी हो सकता है। अगर प्रॉमिसी चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता है। इसमें लास्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलेड परफॉर्मेंस। अगर प्रॉमिसी डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता उस डिले की वजह से जो उसे लॉस हुआ है उसका। तो इसमें ये है कि अगर तो उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी अगर उसे लॉस हुआ है। इन केस अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया डिलेड परफॉर्मेंस को और उसे कोई लॉस हुआ है तो जब तक वो लॉस रिकवर नहीं होता तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये टाइम की एक एसेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि टाइम कितना ज़रूरी कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है डेट के अगेंस्ट पेमेंट्स को एडजस्ट करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएशन बाय डेटर। डेटर भी अपने एंड पे जो पेमेंट करता है वो उसकी निशानदही करके उसे एडजस्ट कर सकता है। अगर उसने कोई कर्ज लिया है क्रेडिटर से और उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट कर दी है और ये बोला है कि ये फ़लाँ जो है आपके लोन के अगेंस्ट मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर उसने एक्सप्रेसिवली ये नहीं कहा और उसने इस तरह की कोई इंटेंशन शो नहीं की तो कानूनी तौर पर उसकी हालात व वाक़ियात का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद पेमेंट के लिए जो है जो मोड लॉफुली है वो अप्लाई किया जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट है एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर भी उसे एडजस्ट कर सकता है अपने तौर पे। अगर तो डेटर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी तो अगर जिसे कह सकते हैं कॉर्टियसली जो है वो क्रेडिटर इसे एडजस्ट कर सकता है, बट उसकी एक शर्त है वो पेमेंट जो है डिस्प्यूटेड ना हो। डिस्प्यूटेड पेमेंट में क्रेडिटर जो है वो उसे अप्लाई नहीं कर सकता इस एप्रोप्रिएशन को। तो पेमेंट अगर फेयर वे से है तो उसे देन एडजस्ट वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसमें थर्ड पॉइंट है एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। एप्रोप्रिएशन बाय लॉ का मतलब ये है अगर बोथ डेटर और क्रेडिटर ने एप्रोप्रिएशन नहीं की इन पेमेंट्स की तो लॉफुली उसे कानूनी तौर पर देखा जाएगा कि अगर वो पेमेंट्स इक्वल हैं उस डेट के तो डेटर को उस डेट के अगेंस्ट डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्रेडिटर को क्रेडिटर की पेमेंट मिल जाएगी और डेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट। अगर तो डेटर ने कोई पेमेंट की है और उसने ये नहीं बताया ये पेमेंट किस कर्ज के अगेंस्ट उसने एडजस्ट कराई है तो इसमें लॉफुली ये देखा जाएगा कि अगर तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट है तो सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को देखा जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको इजाज़त नहीं है परफॉर्मेंस को फुलफ़िल करने की।
तो इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हैं या कुछ रूल्स हैं, वो आपके सामने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसमें पहली कंडीशन है टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 वर्ड लिखे हैं, एग्री टू नोवेशन, रिसेशन और आल्ट्रेशन, देन आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते इस केस में, और इसकी जगह सब्सटीट्यूटेड या न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिफॉर्म हो जाएगा। और इसके साथ ही ओल्ड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसअपेयर हो जाएगा। इसकी बड़ी इजी सी एग्जांपल है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो उसे कुछ सप्लाईज प्रोवाइड करेगा, और उसने उसे वो सप्लाईज 6 मंथ के बाद जो है वो दी हैं, और तब तक उनका जो फैशन है वो आउटडेटेड हो चुका था। इस केस में वो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसे परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पॉइंट है रिमीशन बाय प्रॉमिसी। अगर प्रॉमिसी आपको उसमें कोई छूट देता है किसी पॉइंट पे या पार्शली, देन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ तक परफॉर्म होगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। इसकी एक एग्जांपल है कि ए ने जो है वो लोन लिया है बी से, तो उसके बाद उसने बी को हाफ पेमेंट किया है और हाफ पेमेंट रिमेनिंग है। तो अगर वो बी चाहे उसे हाफ पेमेंट जो है वो माफ़ कर सकता है, और इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद उसे रिमेनिंग पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे ऑलरेडी उसे माफ़ कर दिया गया जो रिमेनिंग लोन है। और उसमें थर्ड पॉइंट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे किसी स्टेज पे वाइडेबल हो जाता है, देन वंस अगेन बोथ पार्टीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसे परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये भी एक इसमें ऑप्शन हो सकती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसमें लास्ट पॉइंट है रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। इसमें अगर लेट्स सपोज प्रॉमिसर की जो परफॉर्मेंस है उसे प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं करता, देन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर ही वाइड हो जाएगा, और उसे फर्दर आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी था, और उम्मीद करता हूँ आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। जब भी आप लेक्चर पढ़ें तो बुक से भी लाजमी कंसर्न किया करें। मेरी कोशिश ये होती है जहाँ पर एग्जांपल देने की ज़रूरत हो वहाँ पर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट जो है कंपोज किया जाए, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।